Hi friends, very warm welcome on my YouTube channel निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विथ फन। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में पार्ट 2 के बारे में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट 1 के बारे में डिस्कशन किया था। ओके, तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब ने पार्ट 1 को केयरफुली देखा होगा। ओके, अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, आज का जो भी हमारा वीडियो लेक्चर है वो वहीं से कंटिन्यू है। पार्ट 2 के अंदर आज हम यहाँ पे दूसरी जो भी स्टेप्स होते हैं कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में यूज़ होते हैं तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो आप ये यूट्यूब चैनल के ऊपर बने रहिए। ओके, तो चलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, उसके अंदर पार्ट 2। ओके, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, और आज का जो भी हमारा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के बारे में। ओके, तो आप सबको पता है कि जब आप सीड्स को यहाँ पे शोइंग करते हो तो उससे पहले जो भी आपकी सॉइल होती है, सॉइल के अंदर ओके जो भी क्रम्स होते हैं वो क्रम्स को आपको यहाँ पे ब्रेक करना है। ओके, जिससे आपका जो भी सीड्स होता है वो इजीली उसके अंदर जा सके। ओके, तो ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आप बहुत सारे टूल्स का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, लेकिन जो भी मेनली टूल्स यहाँ पे आपको यूज़ करना है इस पर्पज़ के लिए, तो उसके अंदर आप यहाँ पे प्लग है, होए एंड द कल्टीवेटर, इन सब का आप यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको प्लग की डिफाइन दी है। ओके, तो प्लग के बारे में थोड़ी इन्फो ले लें तो पहले के टाइम में लोग टीलिंग के लिए ओके, फिर यहाँ पे फर्टिलाइज़र को ऐड करने के लिए ओके, और उसके अंदर जो भी वीड्स होता है प्लांट क्रॉप के अंदर, वो वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को टर्निंग मतलब कि अप एंड डाउन करने के लिए प्लग का यूज़ करते थे। और मेनली पहले के टाइम का जो भी प्लग था वो वुड मतलब कि लकड़ी का बना हुआ होता है, जिसका डायग्राम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है। और उसके लिए यहाँ पे पेयर ऑफ बुल मतलब कि 2 बुलोक का यूज़ किया जाता था। ओके, और उसकी जगह हम यहाँ पे हॉर्सेस और कैमल का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आपके लिए यहाँ पे जो भी प्लग है, प्लग का डायग्राम आपको दिया हुआ है। ओके, तो उसमें आप देख सकते हो वुड का बना हुआ है। ओके, मेन पार्ट के अंदर उसके अंदर आता है बीम। ओके, सेकेंड वन आता है प्लग शाफ्ट एंड थर्ड वन आता है प्लग शेल। प्लग शाफ्ट के बारे में डिस्कशन कर ले तो बीच में सेंटर में होता है। ओके, बीम के साथ कनेक्टेड होता है, और बीम जो भी बुलॉक होता है वो बुलॉक की नेक के ऊपर रखा जाता है। और नीचे आता है प्लगशर की जो आयरन का बना हुआ होता है, कि जो सॉइल के अंदर डिगिंग करने के लिए यूज़ होता है। और वही डिगिंग से जो भी सॉइल होती है वो सॉइल अप एंड डाउन होती है, सॉफ्ट बनती है, जिसको आप टीलिंग भी यहाँ पे बोल सकते हो। और जो भी कोई भी मैन होता है वो ऐसे उसको सिंपली यहाँ पे ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं प्लग शेयर के बारे में। ओके, तो जो भी ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप आपने देखी ओके, तो उसको आप बोल सकते हो प्लग शेयर। ओके, फिर उसके बाद डिफाइन दी है यहाँ पे आपको प्लग शेयर की। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज द लॉन्ग लॉब। ओके, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, प्लग शाफ्ट बोल सकते हो। ओके, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे जो भी मेन प्लग का मेन पार्ट है कि जो लकड़ी का बना हुआ है ओके, लंबा सा पार्ट है, तो इसको आप प्लग शाफ्ट बोल सकते हो। ओके, और यही शाफ्ट को एक एंड के साथ यहाँ पे मैन कनेक्टेड होता है, और दूसरा जो भी एंड है उसको बुलॉक के साथ यहाँ पे बीम से कनेक्टेड किया जाता है। जो भी दूसरा पार्ट है वो बीम के साथ कनेक्टेड होकर जो भी बुलॉक्स होता है उसकी नेक के ऊपर होता है। यहाँ पे 1 पेयर ऑफ द बुलॉक मतलब कि 2 बुलॉक यूज़ किए जाते हैं, कि जो आगे के डायग्राम ने आपने वहाँ पे देखा। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे तो जो भी वुडन प्लग होता है, तो वुडन प्लग का यूज़ अभी के टाइम में बहुत कम होता है, और उसकी जो भी रिप्लेसेस अभी के टाइम में जो भी आयरन प्लग्स होते हैं कि जो ट्रैक्टर के साथ कनेक्टेड करके यूज़ किए जाते हैं, उसके साथ यहाँ पे उसका यूज़ बढ़ता जाता है, और जो भी वुडन प्लग है उसका यूज़ यहाँ पे कम होता जाता है। तो यहाँ पे एक आपको इंस्ट्रूमेंट दिया है ओके, तो जिसका नाम है होय। ओके, तो यहाँ पे एक सिंपल टूल है कि जिसका यूज़ जो भी वीड्स होता है, अनवांटेड प्लांट होते हैं ओके, उसका यूज़ उसको यहाँ पे निकालने के लिए किया जाता है, और साथ में सॉइल को भी लूज़ करने के लिए किया जाता है। एक लॉन्ग रोड होता है
लकड़ी का या तो आयरन का। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, तो जो भी हैंडल है, ओके, ग्रिप है, नीचे आपको दी हुई है मेटल की एक प्लेट। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रॉड और जो भी बैंड प्लेट है, ओके, तो वो आयरन की बनी होती है, किसी एक पॉइंट के साथ फिक्स है। जैसे उसको ऊपर से ऑपरेट करते हो वो सॉइल के अंदर जाती है, डिगिंग करती है, जो भी वेस्ट होता है उसको भी वो बाहर निकालती है। और दूसरा जो भी पार्ट है वो बीम के साथ कनेक्टेड होता है। ओके, जो एनिमल के थ्रू इस डिवाइस को भी आप यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हो। उसके नीचे आपको दिया गया है कल्टीवेटर के बारे में। ओके, डायग्राम आपको कल्टीवेटर का दिया हुआ है कि जो ट्रैक्टर के पीछे के पार्ट में कनेक्टेड है। ओके, तो अभी के टाइम में प्लगिंग के लिए कल्टीवेटर का यूज़ किया जाता है। और जब भी कल्टीवेटर की स्ट्रिप्स होती है मेनली आयरन की बनती है। ओके, तो यहाँ पे ट्रैक्टर के थ्रू उसको कल्टीवेटर को ऑपरेट किया जाता है, ये प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। ओके, और जो भी यहाँ पे कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर का यूज़ करने से लेबर और टाइमिंग दोनों को यहाँ पे प्रॉफिट, और दोनों में आप यहाँ पे टाइमिंग बचा सकते हो। लेबर है उसकी जो भी एनर्जी होती है वो एनर्जी को भी आप यहाँ पे सेव करते हो। तो नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे शोइंग के बारे में। ओके, तो सोइंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर। ओके, कि जिसके अंदर जो भी गुड क्वालिटी के सीड्स होते हैं, क्लीन सीड्स और हेल्थी सीड्स का आप यूज़ करते हो। ओके, जिससे आपका जो भी क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो अच्छा मिले। और यहाँ पे आपको अच्छे सीड्स को सिलेक्ट करना है, अच्छी वैरायटी वाले सीड्स को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जो भी फार्मर होते हैं, ओके, मतलब कि वो ऐसे सीड्स को ही सिलेक्ट करते हैं कि जिसके अंदर आपको प्रोडक्शन ज़्यादा मिले। ओके, तो सिलेक्शन ऑफ सीड्स कैसे होती है, उसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि सीड्स अच्छी क्वालिटी के हैं या तो डैमेज है। तो उसके लिए एक एक्टिविटी है। ओके, आपको एक बीकर लेना है। ओके, बीकर के अंदर आधा पानी आपको भरना है। ओके, और आपको वीट के सीड्स उसके अंदर डाल देना है और उसको जो भी ग्लास रोड होता है उससे थोड़े टाइम तक उसको हिलाना है और फिर यहाँ पे स्टेडी करके उसको रखना है। थोड़ी देर बाद आप देखते हो तो पानी के ऊपर कुछ सीड्स फ्लोट होते हैं, मतलब कि तैरते हैं, और जो भी कुछ सीड्स होते हैं वो पानी के अंदर सिंक हो जाते हैं, नीचे बॉटम सरफेस पे चले जाते हैं। इसका मतलब कि जो भी सीड्स डैमेज है, ओके, तो वो होलो होते हैं, ओके, खाली होते हैं, कि जो फ्लोटिंग करते हैं, और जो सीड्स अच्छे होते हैं, ओके, तो वो बॉटम सरफेस के ऊपर बैठ जाते हैं। तो ये एक सिंपल मेथड है कि जो भी डैमेज सीड्स होते हैं वो होलो एंड लाइटर होते हैं। ओके, मतलब कि आप अपनी तरह से कोई भी सीड्स अच्छी क्वालिटी के है या तो बुरी क्वालिटी के, तो आप खुद भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, यहाँ पे सिंपल मेथड आपको दी गई है कि जिससे आप कोई भी सीड्स की क्वालिटी आप अपने घर पे भी चेक कर सकते हो कि सीड्स गुड क्वालिटी के हैं या बैड क्वालिटी के। ओके, तो मतलब कि अच्छी क्वालिटी वाले सीड्स नीचे सिंक हो जाते हैं और जो भी क्वालिटी डाउन होती है वो यहाँ पे फ्लोट होते हैं। तो यहाँ पे एक मेथड दी हुई है आपको सेपरेटिंग गुड और हेल्थी सीड्स होते हैं। ओके, डैमेज सीड्स को आप सेपरेट कर सकते हो। ओके, सोइंग से पहले ये इंपॉर्टेंट टास्क है। ओके, तो उसको प्रीफर करने के लिए आप डायग्राम में देख सकते हो कि आपको एक फनेल जैसा स्ट्रक्चर दिया है। ओके, कि जो ट्रेडिशनल टूल है। ओके, तो उसके अंदर जो भी सीड्स है वो सीड्स आप यहाँ पे धीरे धीरे डालते हो। ओके, तो वो 2 to 3 पाइप्स में से होके एंड में से वो बाहर सॉइल के अंदर गिर जाता है। और 2 सीड्स के बीच में यहाँ पे प्लेसेस भी होती है जिससे जो भी फिक्स डिस्टेंस पे वो गिरता है। ओके, इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स है, मतलब कि ये ट्रेडिशनल मेथड है। ओके, अभी के टाइम में भी गांव में ये यूज़ किया जाता है। फनेल जैसा स्ट्रक्चर में से सीड्स सॉइल के अंदर डाला जाता है, जिसके लिए यहाँ पे आप बुलोक का यूज़ करते हो। पहले ही हमने डिस्कशन उसके बारे में किया था। ओके, अब सीड ड्रिल की बात करें तो ये सीड ड्रिल की जो भी मेथड है, ओके, वो अभी के टाइम में बहुत सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ओके, और शोइंग में वो हेल्प करता है विथ द यूज़ ऑफ ट्रैक्टर। ओके, तो ये जो मेथड है, ये मेथड की हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे जो भी सीड्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली, मतलब कि एक लाइन में और इक्वल डिस्टेंस के अंदर और इक्वल डेप्थ में वो यहाँ पे स्टेडी होते हैं, यहाँ पे गिरते हैं। मतलब कि उसके बाद ये जो डिवाइस है वो सॉइल को जो भी क्ले होती है उससे वो कवर भी करता है, जिससे आपका जो भी सीड्स होता है वो अंडरग्राउंड हो जाए। ओके, और यहाँ पे जो भी सीड्स है वो सीड्स को वो जो भी बर्ड्स होता है वो बर्ड्स से भी प्रोटेक्ट करता है। अगर सीड्स अपर डायरेक्शन में रह जाते हैं तो बर्ड्स के थ्रू उसका वो फूड में यूज़ करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीड ड्रिल्स है। ओके, जिसकी यूज़ की वजह से आप टाइम
और लेबर दोनों को यहाँ पे सेव करते हो। कम एनर्जी में यहाँ पे ज़्यादा और प्रोटेक्टिव वर्क आपको मिलता है। सीड्रिल का डायग्राम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो इसके यूज़ से बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस यहाँ पे कम्प्लीटली होता है, ओके, जिससे क्या होता है कि जो भी ओवर क्राउडिंग नहीं होता, दो प्लांट के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस आपको मिलता है, ओके। अगर दो प्लांट के बीच में डिस्टेंस होता है तो हर एक प्लांट को सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिशंस और जो भी पानी है वो सॉइल में से अच्छी क्वालिटी, मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है और सबको न्यूट्रिशंस मिलता है, सबका डेवलपमेंट अच्छे से होता है, ओके। और थोड़े टाइम बाद कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं कि जो ओवर क्राउडिंग की सिचुएशंस में होते हैं तो उसको वहाँ से आपको रिमूव करना चाहिए, मतलब कि जो भी क्रॉप होता है उसको सफिशिएंट एनर्जी यहाँ पे मिलती रहे। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे एडिंग अ मैनर एंड फर्टिलाइज़र के बारे में, ओके। तो आप सबको पता है कि जो भी फार्मर होता है वो फार्मर जो भी प्लांट होता है वो प्लांट को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है, ओके। तो वो न्यूट्रिशंस जो भी प्लांट होता है उसको ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, ओके। तो वो कौन से फॉर्म में होते हैं, मैनर या तो फर्टिलाइज़र के फॉर्म में होते हैं, उसको आप मैनर या तो फर्टिलाइजर्स बोल सकते हो, ओके। मतलब कि जो भी सॉइल है तो सॉइल को मिनरल्स, न्यूट्रिशंस, ओके, वो आपको यहाँ पे सप्लाई करना है। और जो भी न्यूट्रिशंस होता है वो प्लांट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, रिक्वायर्ड है। यहाँ पे कुछ सर्टेन एरियाज़ में जो भी फार्मर्स होते हैं वो तो फार्मर्स को एक ही टाइम में सेम फील्ड में सेम क्रॉप को वो डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे जो भी क्रॉप आप डेवलपमेंट करते हो तो उसके बीच में थोड़ा टाइम भी रखना है, ओके। और आप एक के बाद एक क्रॉप यहाँ पे डेवलप करते जाते हो तो सॉइल के अंदर से न्यूट्रिशंस भी ख़त्म हो जाते हैं। तो मतलब कि दो क्रॉप के बीच में आपको सॉइल को नरिशमेंट भी देना है, न्यूट्रिशंस भी आपको देने हैं, ओके। तो यहाँ पे जो भी फार्मर्स होते हैं वो उसके अंदर मैनर ऐड करते हैं जिससे सॉइल के अंदर न्यूट्रिशंस की क्वांटिटी बनी रहती है, सॉइल की फर्टिलिटी उससे बढ़ती है। और ये जो प्रोसेस है उसको आप मैनरिंग बोल सकते हो। और मैनरिंग प्रोसेस से आप इम्प्रॉपर या तो इनसफिशिएंट जो भी प्लांट, वीक प्लांट होते हैं उसको आप न्यूट्रिशंस यहाँ पे प्रोवाइड करते हो जिससे उसको न्यूट्रिशंस मिलते हैं और उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, ओके। जो भी मैनर है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कार्बन कंटेंट वाला सब्सटेंस है कि जो एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, काउ डंग उसमें से डिकम्पोज करके, मतलब कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको बनाया जाता है। जो भी फार्मर होता है वो डम प्लांट या तो एनिमल वेस्ट को किसी ओपन प्लेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में उसको वो डिकम्पोज करता है। गांव में आपने देखा होगा एक बड़ा सा गड्ढा होता है, वहाँ पे सब वेस्ट डालते है और ये जो डिकम्पोजन प्रोसेस होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में होती है, ओके। जिससे जो भी मैटर होता है तो वो डिकम्पोज होता है और ऑर्गेनिक मैनर में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे ये जो 6th स्टैंडर्ड के अंदर आपने वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ा था कि जो अर्थवॉर्म का यूज़ करके यहाँ पे मैनर क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको फर्टिलाइज़र मैनर की इफ़ेक्ट चेक करनी है, उसके लिए एक्टिविटी दी है। तो आपको मूंग या तो ग्राम के सीड्स लेने हैं, ओके, जर्मिनेट हुए हुए। तो यहाँ पे आपको इक्वल साइज़ के 3 कप लेने हैं या तो ग्लासेस लेने हैं, उसके ऊपर आपको डिनोट करना है A, B, and C। ग्लास ए के अंदर आपको जो भी क्ले होती है उसके साथ आपको मैनर ऐड करना है, ग्लास बी के अंदर क्ले के अंदर आपको ऐड करना है फर्टिलाइज़र, और ग्लास सी के अंदर आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, ओनली फॉर क्ले रखना है। आपको सीड्स वहाँ पे डालना है, उसके अंदर पानी डाल के 7 to 10 डेज तक आपको एक ऐसी जगह रखना है कि वो सेफ प्लेस हो। और आफ्टर 7 to 10 डेज आपको वहाँ पे जाके देखना है कि उसके अंदर कितना डेवलपमेंट होता है। मतलब कि जब आप उसको चेक करते हो तो जो भी मैनर वाला पार्ट है तो वो मैनर वाला जो भी प्लांट है उसके अंदर आपको डेवलपमेंट दिखाई देता है, लेकिन कंपेयर टू द फर्टिलाइज़र वाला जो भी प्लांट है उससे कम होता है। फर्टिलाइज़र वाला जो भी प्लांट होता है वो वेल डेवलप होता है, ओके। और जो भी ओनली फॉर क्ले वाला पार्ट है कि जिसके अंदर आपने कुछ भी नहीं ऐड किया था तो वो प्रॉपर डेवलप होता नहीं है। तो जो भी फर्टिलाइज़र्स है वो वन टाइप के केमिकल है कि जिसके अंदर पर्टिकुलर जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और ये न्यूट्रिशंस मैनर से बहुत डिफरेंट होते हैं, केमिकली जो भी इंडस्ट्री होती है उसके अंदर बनाए जाते हैं। तो जब ये फर्टिलाइज़र उसका प्रोडक्शन फैक्ट्री में किया जाता है, यहाँ पे कुछ
स्पेसिफिकली आपको फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल दिए हैं, जैसे यूरिया है, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश है, और एनपीके जिसका फुल फॉर्म है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ओके, कि जिसकी यूज़ की वजह से जो भी फार्मर होता है वो फार्मर को बेटर यील्ड मतलब कि ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन आपको यहाँ पे मिलता है। वीट के अंदर, पैडी के अंदर और मेज के अंदर इसका यूज़ करते तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपको मिलता है। ओके, कि जो न्यूट्रिशन ज़्यादा प्रोवाइड करने का वर्क फर्टिलाइजर्स के थ्रू यहाँ पे किया जाता है। लेकिन एक डिसएडवांटेज ये भी है कि फर्टिलाइज़र का अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल की जो भी फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। ओके, और जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। और साथ में यहाँ पे डिस्कशन करते हैं तो जो भी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, और फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा यूज़ करने से उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ऑर्गेनिक मैनर आपको यहाँ पे डालना पड़ता है कल्टीवेशन के टाइम पे, जिससे दो क्रॉप के बीच में आप इसका यूज़ करते हो तो यहाँ पे फिर से न्यूट्रिशंस बढ़ते हैं, फर्टिलिटी बढ़ती है, और कोई सॉइल को हार्मफुल इफेक्ट यहाँ पे मैनर के थ्रू होती नहीं है। तो ये जो मैनर है, तो मैनर सॉइल के अंदर टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, उसका जो भी स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर को डेवलप करता है। साथ में वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को वो इंक्रीज़ करता है, और नरिशमेंट वहाँ पे देता है, न्यूट्रिशन ज़्यादा प्रोवाइड करता है। क्रॉप रोटेशन की यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी है, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि एक क्रॉप के बाद आप डिफरेंट टाइप का दूसरा क्रॉप यहाँ पे डेवलप करते हो, जिससे सॉइल की न्यूट्रिशंस बढ़ते हैं, तो उसको आप क्रॉप रोटेशन बोल सकते हो। और ये केसेस में यहाँ पे जो भी क्रॉप रोटेशन का मतलब है अल्टरनेटिवली क्रॉप। ओके, ईस्ट इंडिया के अंदर जो भी नॉर्थन इंडिया के अंदर जो भी फार्मर होते हैं, ओके, वो पहले लेगम्स का प्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद की सीज़न में वो वीट का प्रोडक्शन करते हैं। मतलब कि लीगम्स के बाद वो वीट का प्रोडक्शन करते थे, जिसको आप बोल सकते हो क्रॉप रोटेशन। और क्रॉप रोटेशन की वजह से जो भी सॉइल होती है वो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन यहाँ पे रिप्लेस होता है, नाइट्रोजन अवेलेबल होता है, नाइट्रोजन फिर से आता है। ओके, और नाइट्रोजन के आने से सॉइल के अंदर फर्टिलिटी बढ़ती है, न्यूट्रिशंस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है, तो उसके बारे में हमने 6th और 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जो भी राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, और मेनली जो भी लेगम्स होते हैं, ओके, तो उसके जो भी रूट्स होते हैं, रूट्स के नोडल्स के अंदर आपको वो देखने को मिलते हैं, और वो नेचुरली सॉइल के अंदर नाइट्रोजन के फिक्सेशन का वर्क करते हैं, वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन का एब्सॉर्प्शन करते हैं। यहाँ पे 2 मार्क्स का मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैनर, एग्जाम में आता है। तो फोकस यहाँ पे देखो, जो भी फर्टिलाइजर्स है वो मैन मेड है और इनऑर्गेनिक है, मतलब कि विथआउट कार्बन कंटेंट से बना है। तो जो भी मैनर है, तो मैनर यहाँ पे नेचुरल सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक है, कार्बन कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है, और मेनली काउ डंग, कैटल डंग, बफेलो डंग और जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं प्लांट के, उसमें से बनाया जाता है। फर्टिलाइजर्स की बात करें तो वो फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे मैनर का डिस्कशन करें तो जो भी मैनर है वो ओपन फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है। जो भी फर्टिलाइजर्स है, तो फर्टिलाइजर्स यहाँ पे ह्यूमस प्रोवाइड करता नहीं है, ह्यूमस यहाँ पे वो देता नहीं है। तो जो भी मैनर है, तो मैनर सॉइल को ह्यूमस देता है, नरिशमेंट देता है, ज़्यादा न्यूट्रिशंस यहाँ पे देता है। जो भी फर्टिलाइजर्स है उसके अंदर न्यूट्रिशंस ज़्यादा होते हैं, और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसा सब्सटेंस उसके अंदर ज़्यादा होते हैं। मैनर के अंदर ये जो सारे सब्सटेंस है वो कंपेयर टू द फर्टिलाइजर्स कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजर्स के डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है और मैनर के एडवांटेजेस, फर्टिलाइजर के जो भी डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है, ओके, और मैनर है उसके एडवांटेजेस यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो भी मैनर है वो लॉन्ग टाइम में सॉइल के लिए हार्मफुल नहीं है, प्रॉफिट देता है। तो यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ मैनर की बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है मैनर के अंदर, ओके, और उसकी वजह से जो भी एडवांटेज क्या है, तो यहाँ पे सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। ओके, यहाँ पे मैनर यूज़ करते हो आप, तो जो भी सॉइल होती है वो पोरस होलो बन जाती है, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर जो भी गैस होता है उसकी एक्सचेंज इजीली होती है।
यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होते हैं कि जो सॉइल को एकदम सॉफ्ट बनाते हैं और उसके अंदर न्यूट्रिशंस को इम्प्रूव करते हैं। और मैनर का यूज़ करने की वजह से जो भी सॉइल होता है उसका स्ट्रक्चर में भी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है, उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये वीडियो फ्रेंड्स ख़त्म होता है। ओके, लास्ट वीडियो कल आएगा पार्ट 3। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल निखिल मिस्त्री साइंस को सब्सक्राइब कीजिए और कोई डाउट है तो ये व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझको पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।